आज इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि आज के टॉपिक्स हर किसी के लिए, जिनको अच्छे नंबर लाने हैं उनके लिए भी, और जो अपने आप से परेशान हैं उनके लिए भी। दोनों के लिए आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आप गेस कर सकते हैं कि आज का टॉपिक है क्या? देखो, लास्ट अगर कल के वीडियो को आप देखेंगे, कल शाम को भी मैंने दिया है वीडियो, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लेना। तो उसमें चैप्टर वाइज़ मैंने आपको बता दिया है कि इस टॉपिक को लास्ट मिनट में आपको रिवाइज़ करना है। रिवीजन कॉपी उठाइए और उसमें जो-जो मैंने हर चैप्टर के 3-4 टॉपिक्स दिए हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएँगे। मैं बार-बार आपको क्लास में भी कहता आया हूँ कि अभी आपको लगता है कि क्या ही सर करवाएँगे, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे 4 तारीख को, तो फिर आप देखोगे कि सर ने कहा था, शायद हमने किया नहीं, या एग्ज़ाम टाइम में आपको फिर वो कहता हूँ ना, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है कि भई ये पढ़ लेता तो बड़ा अच्छा होता। तो उन टॉपिक को जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ। बाकी आप उस पे जाएँगे तो मैंने डिटेल में सारा समझा रखा है कि कैसे आपको कौन से टॉपिक की तैयारी आपको करनी है। देखिए, जैसे मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया है कितने टॉपिक हैं, मात्र 3 टॉपिक आपको तैयार करने हैं। डिटेलिंग मैंने उसमें दिया हुआ है आपको कि कौन-कौन से टॉपिक इसमें आपको क्या एग्ज़ाम्पल करने हैं, कहाँ क्या करने हैं। एसिड बेस सॉल्ट में 3 मार्क्स के आ रहे हैं, 4 टॉपिक इसमें दे रखा है। तो ये बेटा हर चैप्टर का मैंने आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं, और सिर्फ़ आपको जो-जो पॉइंट बोला है, देखो सिर्फ़ पढ़ने से नहीं होता है। लास्ट टाइम रिवीजन का मतलब है कि आप आराम से बैठ के अपनी कॉपी में सारा काम करेंगे। ठीक है? अब हम आ जाते हैं कहाँ? आज के क्लास पे। देखो बेटा, आज हम आपसे सिर्फ़ उन डायग्राम की बात करेंगे जो 10, 12 यानी कि 12 से लेके 14 मार्क्स तक आपके गेन करने में हेल्प करेंगे। और डायग्राम सबसे पहले आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे न्यूरॉन का दिख रहा होगा। न्यूरॉन, अब इसमें याद रखना है, ये जो एक्सॉन टर्मिनल है लास्ट में, जो बातें कह रहा हूँ ध्यान से सुनते जाना, कॉपी पेन निकाल के, और जो आपको ऐसा लगे उसको नोट कर लेना। तो एक्सॉन टर्मिनल है ये। एक दूसरा पार्ट इसका डेंड्राइट टर्मिनल होता है। यहाँ बीच में न्यूक्लियस है और ये एक्सॉन है। आप याद रखना कि इस एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होती है, जिसे माइलिन शीथ की कवरिंग कही जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, माइलिन शीथ है। अब इसमें सवाल पूछे जाते हैं कि माइलिन शीथ की कवरिंग क्यों की जाती है? तो माइलिन शीथ की कवरिंग इसलिए की जाती है ताकि ये न्यूरॉन क्या करता है, ये हमें ये हमारे इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। तो हमारा इन्फॉर्मेशन कहीं लीक ना हो जाए, उसकी इंटेंसिटी कम ना हो जाए, इसके लिए इसके ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग होती है, जो कि नॉन कंडक्टर होता है। ये मैसेज को, यानी जो इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन लेके जा रहा है, इसको न्यूरॉन से बाहर जाने नहीं देता है। इसके बाद आप जो ये एंडिंग देख रहे हो, ये आपको पढ़ाया है हमने कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से ऐड होता है। जो बीच का जगह होता है जहाँ पे ऐड होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं बेटा? भूल गए? जो 2 न्यूरॉन के बीच के जगह होते हैं जहाँ पे दोनों ऐड होते हैं, उसको साइनेप्स कहा जाता है। और तो साइनेप्स का ख़ास ख़्याल रखना है। फिर हम दूसरे डायग्राम पे आ जाते हैं, और यहाँ कहाँ आ गए हम लोग?
ब्रेन पे। लास्ट डे भी मैंने आपको बताया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि पता नहीं कुछ बच्चे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने ढूंढ ढूंढ के सारे डायग्राम आपके लिए लाए हैं और इन्हीं डायग्राम को आपको करने हैं अच्छे से। अब अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे तो आप देखें, थोड़ा लार्ज कर दूं, तो अब इसमें देखें, एक तो ये ब्रेन स्टेम है, जहां से ये गर्दन के पास से जो सेरेब्रम सॉरी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, ये ब्रेन स्टेम है। इसी तरह से इसको मैमिलरी बॉडी कहते हैं। ये यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल है। एक यहाँ पे याद रखना है, इसको बहुत ध्यान से बेटा याद रखना है इसको, ये थैलेमस है और इसके नीचे हाइपोथैलेमस है। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, आपने पेपर दिए हैं प्री बोर्ड के पेपर में, आपको याद होगा, आपसे पूछा गया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको कि सिर्फ डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, बल्कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, वहां भी डायग्राम अगर आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, तो उन क्वेश्चन में भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अच्छा, ये देखो 2 पार्ट, इनको याद रखना। एक नीचे ये छोटा दिमाग जहाँ होता है, ये हमारा कौन सा है, सेरेब्लम है। जहाँ बड़ा दिमाग यानी कि ये मिडल पॉइंट जो भी होता है, यहाँ पे ये सेरेब्लम है। और सेरेब्रम सेरेब्रम और सेरेब्लम में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए इन दोनों के पोजीशन को हमेशा ध्यान रखना है और इनके फंक्शन को। मैंने क्या बताया था आपको कि डायग्राम में ये डिनोट ABCD लिखा हुआ रहेगा। मान लो जैसे सेरेब्रम की जगह ए लिखा है, सेरेब्रम की जगह बी लिखा है, और फिर आपसे कहा जाएगा कि ए और बी को आइडेंटिफाई करो और इनका फंक्शन बताओ। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर फंक्शन भी उसका पता रखना। तो ये बात हुई बेटा किसकी, ब्रेन की। अब हम अपने अगले डायग्राम की तरफ चलते हैं और वो है रिफ्लेक्स आर्क। कल भी मैंने इसकी बात की है आपसे। रिफ्लेक्स आर्क में ये देखो बेटा, एक रिसेप्टर है इधर, दूसरा ये जो यहाँ से रिसीव होगा, जो स्टिमुलस रिसीव करेगा, स्टिमुलस के कारण जो रिसीविंग होती है इंफॉर्मेशन की, वो यहाँ जा करके ये स्पाइनल कॉर्ड में देखो पहुंचता है। स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ और फिर हमारे इफेक्टर पे आता है। कल मैंने बताया था आपको, ये 5 स्टेप में देखो बेटा काम हो रहा है। एक रिसेप्टर है यहाँ पे, फिर ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, फिर ये यहाँ पे इंटीग्रेशन सेंटर है, इंटीग्रेशन सेंटर से आने के बाद ये मोटर न्यूरॉन है, जो यहाँ से जो आदेश मिलेगा उसको लेकर के कहाँ पे पहुंचेंगे, इफेक्टर पे। तो बेटा ये जो रिसेप्टर है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, रिसेप्टर इफेक्टर जो है इफेक्ट दिखाता है कि भाई हमने तुमने हमारे साथ ये किया तो अब मैं क्या करूँ तेरे साथ, है ना। तो और जो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए का जो ऑर्डर है, वो पास करने वाला कौन है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो बेटा ये चीजें आपको ख्याल रखना है। अब अगले डायग्राम पे आ जाते हैं और ये थोड़ा मुझे अब छोटा करना पड़ेगा, दिखेगा नहीं। ये है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी मैंने एक बात आपसे करी थी, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, और इस तरह से इन सारे ग्लैंड का इंफॉर्मेशन आपको रखना है कि एडर्नल कहाँ पाया जाता है, देख रहे हैं आप डायग्राम में, पैनक्रियाज कहाँ मिलता है, ओवरी कहाँ है, टेस्टिस कहाँ है, थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है। और फिर ग्लैंड ही नहीं, जब हम ग्लैंड पढ़ेंगे, देखो रिवीजन के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि कॉपी लेके आप बैठो, जब आप ग्लैंड पढ़ोगे तो साथ साथ आप ये भी लिखोगे कि हाँ इस ग्लैंड से क्या कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, फिर आप लगे हाथ ये भी लिख दोगे कि इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है। देखो आपको कहीं घूमना नहीं पड़ा ना, आपके सारे काम डायग्राम ने ही कर दिए। इसलिए मैं कह रहा था कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दे रहा हूं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले डायग्राम की बात करते हैं और ये है इंडोक्राइन ही है ये। अच्छा, लेकिन इंडोक्राइन इन फीमेल है।
तो आप इसको एक बार देख लेंगे दोनों में क्या डिफरेंसेज होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड फीमेल और मेल वैसे फंक्शन सबका सेम ही होता है, ओवरी और टेस्टिस को छोड़ के। अब आ जाते हैं बेटा यहाँ नेफ्रॉन पे। नेफ्रॉन थोड़ा ध्यान से देखें, स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ही इंपॉर्टेंट है। और अफेरेंट आर्टरियोल, इफेरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुल्स और बॉमेंस कैप्सूल। एक पार्ट तो यहीं पे होता है जहां पे कि जो इम्प्योर वाला वो ब्लड है वो यहाँ पहुंचता है। यहाँ से ये डिस्टिल्ड होकर के आप देख रहे हैं कि ये लूप ऑफ फेनल बना हुआ है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो यहाँ से डिस्टिल्ड होकर के आगे चलता है और यहाँ पे ये कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट में जमा होता है जो वेस्ट मटेरियल्स है, जो हम कहते हैं ना, इसी में हम यूरिन की फॉर्मेशन भी पढ़ते हैं और फिर उसको हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। तो नेफ्रॉन का एक आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ये कल भी मैंने कहा था। और बोमेंस कैप्सूल के, अफेरेंट इफेरेंट आर्टरियोल के, ग्लोमेरुल्स के, कलेक्टिंग डक्ट के, इसके जो फंक्शन है वो आपको नोट करने हैं और याद करने हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग हार्ट, ह्यूमन हार्ट पे। देखिए, इस डायग्राम की बात मैं कल आपसे कर रहा था कि आप ऐसा डायग्राम सर्च करना जिसमें कि एरो का साइन हो, जहां से आपको ज्यादा मत्था ना मारना पड़े, आपको सारी चीजें इसका फंक्शन समझ में आ जाए। जैसे आप देखो यहाँ पे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन है ना, यहां से सबसे पहले ब्लड कहाँ पहुंचता है, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। अब जो पल्मोनरी वेन है, अब जब आप पल्मोनरी वेन पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे साथ क्या पढ़ेंगे कि पल्मोनरी वेन का क्या फंक्शन है, इसे भी नोट करना है। तो पल्मोनरी वेन, मैंने कहा था वेन जो है वो वैसे डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर्ड ब्लड को लेके जाता है, लेकिन जब पल्मोनरी लग गया तो उल्टा काम हो गया। ये लंग से ऑक्सीजन वाला ब्लड, प्योर ब्लड लेकर के लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पे आप देखें एक वॉल्व लगा हुआ है, इसकी इजाजत से यहाँ से ब्लड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद, ध्यान से सुनना, लेफ्ट वेंट्रिकल से के आने के बाद फिर आप देखो इसकी एंट्री कहाँ हो रही है, अरोटा में। अरोटा से ये हमारे पूरे शरीर में फिर घूमना शुरू हो जाता है। जिसको ऑक्सीजन चाहिए सबको ऑक्सीजन देता है और जहां-जहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके ले आता है और फिर इधर से घूमते हुए एक इधर से सुपीरियर वेना कावा से और इधर से इंफीरियर वेना कावा से ये वही इम्प्योर ब्लड वापस कहाँ पहुंचता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में पल्मोनरी यहाँ पे देख रहे हैं आप, राइट एट्रियम में पहुंचने के बाद फिर यहाँ से ये राइट वेंट्रिकल में वॉल्व से पहुंचता है और राइट वेंट्रिकल से वापस ये पल्मोनरी आर्टरी से वापस चला जाता है कहाँ, प्योर होने के लिए लंग्स के पास। तो बेटा ये जो डायग्राम है इनको बिल्कुल अच्छे से कहाँ क्या फंक्शन है बनाने के लिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि डायग्राम सबके बड़े अच्छे बनते हो, सभी आर्टिस्ट हो। मेरे डायग्राम अच्छे नहीं बनते थे, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करना पड़ता है। क्यों कोशिश करेंगे, जब हम नेमिंग डालेंगे तब न जाकर के हम उसको याद कर पाएंगे। सिर्फ शकल देख लेने से कभी कोई पॉइंट याद नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। देखो बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि डायग्राम सिर्फ आप देख लेना, ज्यादा कंजेस्टेड डायग्राम में जाने की जरूरत नहीं है।
लेकिन इसके जो पार्ट्स हैं, उनको देखना है। जैसे माउथ कैविटी, नसल पैसेज पता है, नाक की जो 2 छेदें होती हैं, फेरिंग्स, लैरिंग्स, इन पे बड़ा ध्यान देना है। फेरिंग्स क्या होते हैं? जहाँ से फूड जाता है, हमारे फूड पाइप जो होता है, जहाँ पे वो कंजंक्शन होता है उसका, और लैरिंग्स वॉइस बॉक्स होता है ना? ये इस पार्ट को कहते हैं। ट्रैकिया है, ये देखो जो रिब्स बनी हुई है, छोटी-छोटी ट्रैकिया है ये। और फिर ये ट्रैकिया में याद रखना है कि ये कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज और बोन 2 अलग-अलग चीजें होती हैं, और ये 2 हमारे लंग्स हैं, जहाँ पे जाके इनका प्यूरिफिकेशन होता है। ये डायफ्राम है। तो इन चीजों का बेटा अच्छे से जगह पे ध्यान रखना है, और इनका फंक्शन आपको दिमाग में रखना है। अब अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं, और वो हमने कई बार आपको क्लास में भी आपसे बात की है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। याद रखना है, जैसे-जैसे आप डायग्राम बनाएँगे बेटा, वैसे-वैसे आप इनको रिवीजन माइंड में करते जाइएगा कि टंग है, टंग तो कुछ होता नहीं है यहाँ से तो। माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, फेरिंग्स समझाया आपको। ओएसोफेगस में किसी का डाइजेशन नहीं होता है। बात आ जाती है स्टमक में। स्टमक में एचसीएल होता है, म्यूकस होता है, एंजाइम होता है, जो कि यहाँ पे पेप्सिन को, सॉरी, प्रोटीन को किसमें चेंज कर देता है? एमिनो एसिड में। इसी तरह से फिर यहाँ से लीवर और गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, सब देखो आपको यही नजर आ रहा है। यहाँ पे फैट का डाइजेशन और बचे खुचे सबका डाइजेशन होता है। वहां से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। लार्ज इंटेस्टाइन में इसका क्या कहते हैं उसको, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और वो एब्जॉर्ब चीजें सारी हमारे ब्लड में चली जाती हैं। तो डायग्राम में देखेंगे, डायग्राम जब बनाएंगे देखेंगे इसको, तो आपको इसके सारे आसपास की चीजें माइंड में एक बार रन कर जाएंगी, और आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन का शॉर्टकट तरीका है। अब आ जाते हैं लिफ्ट में। लिफ्ट में भी बेटा आप, मैंने क्वेश्चन आपको कल बताया था, आप मेरे ब्लूप्रिंट वाले वीडियो में देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि लाइफ प्रोसेस से 2 क्वेश्चन है। एक प्लांट से है, प्लांट फिजियोलॉजी से है, एक एनिमल फिजियोलॉजी से है। तो इसमें आपको देखना है कि क्लोरोप्लास्ट है, जाइलम, फ्लोएम, इन सब का आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। स्टोमा है, इन सब का फंक्शन क्या है, और खास करके बहुत ज्यादा ध्यान आपको देना है फोटोसिंथेसिस और रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन एक बताया था कि अगर मान लो लिफ्ट को हम ढक देते हैं किसी चीज से, एल्यूमिनियम फॉइल से ढक देते हैं, तो क्या होगा भाई? ढक देंगे तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगी, तो फिर वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सही से नहीं कर पाएगा। वेट फॉर इट। हेलो। सॉरी। तो अब आगे बात करते हैं इसके आगे, और अमीबा, समझ ही रहे हो, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने बहुत पढ़ा है इसके बारे में। इसमें तो 4 ही बन रहे हैं, 5 स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन के ना। तो एक स्टेप आप और देख लेना, मेरे ख्याल से इसमें इनकम्प्लीट है। 5 स्टेप में क्या क्या होता है बेटा? एक बार देखो, फर्स्ट में इंगेशन करता है, सूडोपोडिया कहते हैं ना, जो बाहर का जो ये है सूडोपोडिया कहते हैं। तो इंगेशन, फिर फूड वैक्यूल में जब ये जाता है, तो फूड वैक्यूल ही फूड पार्टिकल का क्या कर देता है? डाइजेशन कर देता है, और फिर इसका यहाँ से इगेशन हो जाता है, सूडोपोडिया ब्रेक होकर के, और वो बाहर आ जाता है। अब आ जाते हैं कहाँ? कल भी मैंने इसकी बात की थी, हिबिस्कस के बारे में। मैंने आपको कहा था कि इसको अच्छे से आपको इसके डायग्राम को देखना है। कल मैंने शायद डायग्राम भी आपको दिखाया था। तो हिबिस्कस का डायग्राम आप अच्छे से करेंगे, ये आपकी जिम्मेवारी है। अब आ जाते हैं, देखो, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा। ये जो फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं ना, देखो, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। अब क्या हुआ? पॉलन ग्रेन यहाँ से आया, स्टिग्मा से होता हुआ, स्टाइल से होता हुआ, बेटा ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना है, थोड़ा ध्यान रखना। स्टाइल से होता हुआ, पॉलन ट्यूब से आता हुआ, फिर यहाँ पे ये
ओवरी में पहुंच गया और यहाँ पे ये पोलर न्यूक्लियस है जहाँ पे एग ऑलरेडी मौजूद है। जैसे ही ये पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंचता है तो उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हो जाता है, जाइगोट बनना शुरू हो जाता है, फिर धीरे-धीरे सीड्स बन जाते हैं। कितना आसान है। और ये देखो अगले स्लाइड में हम लोग आ गए कहाँ पे, ह्यूमन आई पे। ह्यूमन आई क्लास आप लोग की ओवर करने से पहले ही समझाया था मैंने और अभी भी मैंने पीछे भी यूट्यूब पे दिया हुआ है, आप देखेंगे। आप लोग जो शाम का वीडियो कहता हूँ शायद उसको आप देख नहीं पाते हैं। उसमें जैसे कल का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने दिखाया था आपको स्टार्टिंग में कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें दिए हुए हैं, तो उनको आप जाके देख सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये आपका क्रिस्टलाइन लेंस है, ये सिलेरी मसल्स हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम बार-बार टीवी, मोबाइल ये सब देखते रहते हैं या एजिंग हो जाता है तो ये ढीला हो जाता है, सिलेरी मसल लूज़न हो जाता है और लूज़न होने के कारण फिर लेंस अपने पोजीशन से आगे पीछे खिसक जाता है और तब क्या होता है, हमारी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। इसी तरह से ये एक्वस ह्यूमर है, आँखों में आँसू आ जाता है ना, एक्वस ह्यूमर है जो इसको वेटेड करके और मूव करने का काम करती है। पुपिल, आइरिस है, कॉर्निया है, रेटिना है। तो सिर्फ डायग्राम नहीं कह रहा हूँ, जो ऑप्टिक नर्व फिर जो इन्फॉर्मेशन लेके जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है सिर्फ डायग्राम नहीं देखना है। मैंने अभी भी बताया ना, ABCD करके दे देगा आपसे और पूछेगा भाई इसका फंक्शन बता दो। तो इसका मतलब डायग्राम में कौन कहाँ है ये तो हमें पता लगाना ही है, लेकिन इसके साथ-साथ हमें क्या देखना है कि फंक्शन क्या है। तो इसका आपको खास ख्याल रखना है। अब आ जाते हैं डिफेक्ट। ये मैंने आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया है, फिर भी मैंने इसमें इसलिए जॉइन किया है कि एक ही जगह मैं सारी चीज़ें आपको दे दूँ, ताकि आप अच्छे से इसका रिवीजन कर सको। मायोपिया डिफेक्ट, नियर साइटनेस कहते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है, मैं कल भी मेरे से कोई स्टूडेंट पूछ रहा था और पीछे भी मैंने बताया था कि मान लो किसी का फोकल लेंथ 40 मीटर का है, सेंटीमीटर का है। तो अगर 40 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, तो उसकी उसके देखने की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी? अगर किसी का फोकल लेंथ, किसी आई का फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर का है, तो उसके मैक्सिमम देखने की कैपेसिटी कितनी होगी? प्राची, खुशी? 2.5 नहीं, मैक्सिमम देखने की कैपेसिटी का मतलब होता है कि जो फोकल लेंथ है ना, वो उसकी लास्ट लिमिट है। 40 के बाद उसको धुंधला नज़र आएगा या नज़र नहीं आएगा, लेकिन 40 के नीचे आप अंडर जहाँ भी रखोगे, तो वो चीज़ें उसको नज़र आएँगी। तो इसीलिए लिमिट उसका 40 होता है। किसी का फोकल लेंथ मान लीजिए 20 है, तो उसकी लिमिट जो है वो 20 ही होगी। क्लियर है? ये आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर सर, में भी एक बार आपको दोबारा समझाना। मैंने कहा कि अगर किसी लेंस की कैपेसिटी 40 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, तो वो 40 सेंटीमीटर तक के जो भी पॉइंट हैं, जो भी ऑब्जेक्ट उसके बीच में आप रखेंगे, उसको वो देख सकते हैं आप। लेकिन उसके बाद का जो पोजीशन है, उसमें रखने के बाद हम नहीं देख सकते हैं। तो मैक्सिमम कैपेसिटी किसी लेंस की चेक की जाती है उसके फोकल लेंथ से। क्लियर बेटा? यस सर। अब बात करते हैं मायोपिया की, नियर साइटनेस कहते हैं और मैंने कल बताया है देखो, इसमें लाइट वाले में मैं सबको कह रहा हूँ कान ध्यान खोल के सुन लेना। आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। वो वाला मैंने करवाया है ना कई सारे क्वेश्चन लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला पे, तो न्यूमेरिकल्स आएँगे, जो मिसिंग वैल्यू होंगी वो निकालने के लिए आएँगे, लेकिन उसमें डायग्राम भी बनाने के लिए आएगा। और एक ट्विस्ट है क्वेश्चन में, सुन लो ध्यान से, ट्विस्ट क्या है? आपको वहाँ पे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस हो सकता है कि ये ना लिखा हो, वहाँ पे कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग का यूज़ किया हुआ हो।
तो बेटा एकदम ध्यान में रख के जाना। और लास्ट वीडियो में मैंने इसको बड़े अच्छे से कर दिया है, कल शाम वाले में आप देख लेना कि कन्वर्जिंग मिरर कौन है, डाइवर्जिंग मिरर कौन है, कन्वर्जिंग लेंस कौन है, डाइवर्जिंग लेंस कौन है, एकदम भेजे में बिठा लेना, नहीं तो इस कंफ्यूजन में आपके 10 से 12 नंबर जाएंगे। अब बात करते हैं किसकी, मायोपिया की कर रहे थे हम लोग। तो देखो बेटा, अब मायोपिया में ये 3 डायग्राम बिल्कुल आराम से देखना है। अगर मायोपिक आई होगी, जिसके नियर साइटनेस की जिसको बीमारी होगी, तो रेटिना से पहले ही उसका डायग्राम यहाँ पे यानी कि उसका जो इमेज है वो बन जाएगा। लेकिन हमें तो लाना है भाई, और फार पॉइंट सेम होता है, फार पॉइंट रेटिना पे ही होता है, ये नियर पॉइंट है, लेकिन ये फार पॉइंट यानी कि दूर नियर साइटनेस है तो जो फार पॉइंट है वो सेम होता है। लेकिन अब इसको, इस वाले पॉइंट को भी हमें यहीं लेके आना है, रेटिना पे जब लाएंगे तभी तो बनेगा ना। तो इसमें हमें कौन सा लेंस यूज करना होता है, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं नियर साइटनेस के लिए। अब डायग्राम बनाने से कितनी सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे कोई एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एक नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया इसने कि भाई नियर साइटनेस के लिए कौन सा लेंस यूज करोगे आप, तो डायग्राम में ही आपने लिखा है, आपने देखा है, प्रैक्टिस करी है कि कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, तो आपको भेजा नहीं लगाना पड़ेगा, फटाफट कहोगे कॉनकेव लेंस यूज करें। इसी तरह से जब हाइपर मेट्रोपिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो इसमें रेटिना के बाद बन जाता है, तो रेटिना के पे लाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ता है। तो डायग्राम देखो, कोई चीज छोटी नहीं होती, हर चीज को अच्छा समझ के, कोई चीज ये नहीं सोचना है कि भाई हमें तो सारा आता ही है, और फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आप सारा काम खराब कर दोगे। देखो ये जो प्रिज्म का है, प्रिज्म में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन सब का बेटा एक बार आप अच्छे से ख्याल रखना। मे बी ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रिज्म वाला क्वेश्चन सीबीएसई के जो सैंपल पेपर है उसमें दो दो क्वेश्चन शायद और में भी दिखे मेरे को, और थोड़ा सा इस पे आप कंसंट्रेट करना। अगर ये नहीं है तो इसकी जगह मैंने आपको बता दिया है डिस्पर्सन वाला या डबल प्रिज्म यूज करने वाला, इन दोनों के अल्टरनेट में रहेंगे, आप इसको देख लेना। डिस्पर्सन अगला आ गया है, ये देखो व्हाइट लाइट अगर 7 कलर में, अब देखो इसी में सब आपको मिल जाएगा, लिस्ट डेविएशन किस में होता है, मैक्सिमम डेविएशन किस में होता है, जिसमें लिस्ट डेविएशन होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, यहीं से हम सारा नोट बना लेंगे और एक टॉपिक यहीं खत्म हो जाता है। रिकॉम्बिनेशन अभी मैंने बात की कि दो प्रिज्म अगर आप साथ रख दोगे तो पहला प्रिज्म क्या करेगा, व्हाइट लाइट को 7 कलर में ब्रेक करेगा, लेकिन दूसरा प्रिज्म क्या करेगा, इसको रिकम्बाइन करके व्हाइट लाइट बना देगा। तो इसको रिकम्बिनेशन कहते हैं कि दो प्रिज्म अगर आपने रिकम्बाइन कर दिया है तो व्हाइट लाइट भी रिकम्बाइन हो जाती है। रेनबो फॉर्मेशन आपने देखा, इसमें भी सेम वही डिस्पर्सन का प्रोसेस है, सनलाइट इधर से आया और वाटर ड्रॉपलेट जो रेन ड्रॉप है इसमें जाकर के, और इसका जो है 7 कलर में डिस्पर्सन हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, 7 कलर में दिखाई देता है रिफ्लेक्शन के बाद, और फिर हम कहते हैं कि ओ रेनबो दिख गया। तो इसका भी डायग्राम आपने देखना है। और ग्लास स्लैब तो बेटा आपको मैंने एक्सपेरिमेंट भी करवाया है, तो आप याद ही होगा, थोड़ा सा आप इसके ऊपर कंसंट्रेट कर देंगे। ये इंसिडेंट रे है, लाइट इधर को जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से ग्लास में आ रहा है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो चुका है, और फिर वापस जब ये बाहर निकलता है तो नॉर्मल से दूर भागता है, इमर्जेंट रे कहते हैं। डायग्राम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन, यानी कि आपको मैंने 12-15 नंबर के मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, और 12-15 ही नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी कई सारे आपको इससे सोल्व हो जाएंगे, ज्यादा मत्था मारना ही नहीं पड़ेगा। अब आ गई बात एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की के इफेक्ट की, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, छोटी सी बात, कि अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो जो जो पॉइंट है, जैसे एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट सेट की बात है, तो आप इसकी जो कहानी जानते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 मिनट बिफोर सनराइज होता है, 2 मिनट आफ्टर वो होता है, और लास्ट में हम लिख देंगे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, और उसको कर देंगे बड़े सुनहरे अक्षरों में अंडरलाइन, हो गया काम खत्म। इसके बाद आ जाते हैं कहाँ, ये दूसरा भी जो पॉइंट है
रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। द लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन passes through thicker layer of air and has to travel larger distance to reach the earth's atmosphere before reaching our eyes. Thus most of the blue light of shorter wavelength get scattered. तो लॉन्ग डिस्टेंस के कारण जो ब्लू लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं और इस कारण से जो हमें कलर है वो रेडिंग दिखाई देना शुरू हो जाता है, रेडनेस आ जाता है। तो ये आपका डायग्राम है, इसको आप इसी तरह एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का तीसरा भी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, मैंने कहा ना सारी कहानी लिख दो और लास्ट में लिख दो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, और आपको कल भी मैंने इस पे बात करी थी, बताया था आपको कि ये ब्लैडर है, यहाँ पे टेस्टिस में किसकी स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। 2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम होता है यहाँ पे सरवाइव करने के लिए उसको, किसको, स्पर्म को। और फिर यहाँ से स्क्रोटम से होता हुआ ये वासा डिफरेंसा है, जहां से ये होता हुआ पेनिस रेक्सा तक पहुंचता है। अब मैंने कहा था कि अगर मान लो इसी को कट कर दे, इस वासा डिफरेंसा को हम कट कर दें तो उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, और इससे क्या होगा, स्पर्म फिर पास नहीं होगा, तो इससे बर्थ कंट्रोल में बेनिफिट हो जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि ये ओवरी है दोनों, जहां पे कि एक की फॉर्मेशन होती है, और यहां से ये ओविडक्ट से होता हुआ और फिर ओविडक्ट से होता हुआ और यहाँ पे इस पॉइंट पे स्पर्म का वेट करता है, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं ओविडक्ट को। ठीक है, तो ये आपके एकदम लिमिटेड मैंने बताए हैं। लिमिटेड क्या, आपको मैंने सारा जो तो आज की क्लास में मैंने आपको सारे टॉपिक्स जो डायग्राम से रिलेटेड हैं वो मैंने आपको दिए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन डायग्राम को अच्छे से करेंगे। और ये बहुत ही शॉर्ट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आज आपको दिए हैं, और छोटे से छोटे बड़े से बड़े जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप इनसे अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो आज की क्लास इतनी ही, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, और अच्छे से पढ़ें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।